हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 12 सब्जेक्ट है कृषि रसायन विज्ञान एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पहला अध्याय मृदा, उसके बाद खनिज, चट्टानों का अपक्षय और मृदा के निर्माण के बारे में। सबसे पहला अपना जो टॉपिक आता है मृदा के बारे में कि मृदा क्या होती है, मृदा की परिभाषा क्या है, मृदा को किस भाषा के अंदर सबसे पहले लिखा गया था। तो इसके बारे में पहले अपने मृदा के बारे में अध्ययन यहाँ पे करते हैं। तो मृदा शब्द की जो उत्पत्ति की अगर बात करें कि जो मृदा शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के अंदर हुई है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम के और सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, यानी कि सोलम का जो शब्द का अर्थ है उसका अर्थ हो जाएगा फ्लोर, जिसको अपने फर्श कहते हैं। यानी कि मृदा क्या है, मृदा एक फ्लोर है, एक फर्श है, जो कि मृदा की सबसे ऊपर की परत उसको माना जाता है। पृथ्वी की जो सबसे ऊपर की जो परत है उसको अपने क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं, उसको अपने फ्लोर कहते हैं या फिर उसको अपने फर्श कहते हैं। तो पृथ्वी की जो ऊपर की सतह पर अपने देखते हैं कि मोटे आकार के या मध्यम आकार के कह लें, और जहाँ अपने बारीक आकार के कहते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कणों को मिट्टी या मृदा अपने कहते हैं। अगर मृदा की या मिट्टी की अपने को परिभाषा बोले कि मृदा या मिट्टी की परिभाषा लिखने के लिए तो लिख देंगे कि पृथ्वी के ऊपर की सतह पर मोटे, मध्यम, बारीक, कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी या फिर सॉइल या फिर सोलम कहा जाता है। तो ये मिट्टी, मृदा या मिट्टी की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा से सोलम जो उसका शब्द है वहाँ से हुई है, और जिसका अर्थ क्या है, फ्लोर अथवा फर्श है। उसके बाद आगे अपने देखिए कि मृदा एक त्रिविमीय पिंड है। त्रिविमीय पिंड का मतलब जैसे अपने कोई घन के आकार का होता है या फिर जो अपने घनाभ के आकार का होता है, ये त्रिविमीय पिंड है, यानी कि जिसकी लंबाई भी होती है, जिसकी चौड़ाई भी होती है, जिसके अपने गहराई या फिर ऊंचाई भी होती है। तो मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है। यहाँ पे प्राकृतिक पिंड का अर्थ है कि प्रकृति की देन है, इसको मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। ना तो मृदा को मनुष्य के द्वारा बनाया जा सकता है और ना ही मृदा को मनुष्य के द्वारा नष्ट किया जाता है, ये प्रकृति की देन है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक पिंड कहते हैं। एक त्रिविमीय का मतलब जिसके अंदर 3 बीमाएं होती हैं, जिसको अपने 3D कह सकते हैं, जिसके अंदर लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और गहराई होती है। उसके आगे मृदा पौधों की वृद्धि के लिए यांत्रिक आधार है। यांत्रिक आधार का मतलब जैसे कोई बुजुर्ग आदमी होते हैं, उनका सहारा अपने कहते हैं कि उनके हाथ में जो सड़ी होती है, उसके हाथ में जो लकड़ी का एक टुकड़ा होता है वो उसका सहारा होता है उसको चलने के लिए। इसी प्रकार से पौधों की वृद्धि के लिए जैसे पेड़ पौधे होते हैं, छोटे पौधे हैं, बड़े पौधे, चाहे किसी भी प्रकार के पौधे हैं, उनको सहारा प्रदान करने के लिए, उनको अपनी जड़ को ठहराने के लिए एक यांत्रिक आधार देती है मृदा या फिर मिट्टी। मृदा पौधों की वृद्धि के लिए एक तो यांत्रिक आधार देती है, उसके बाद जल है। तो जल भी पेड़ पौधों को मृदा से ही प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं, जैसे नाइट्रोजन की बात करें, फास्फोरस की बात करें, कैल्शियम की बात करें, सल्फर की बात करें, तो तांबा, मैग्नीज वगैरह जो विभिन्न प्रकार के तत्व हैं वो भी पेड़ पौधों को मृदा से ही मिलते हैं। हालांकि आजकल अपने देखते हैं कि यूरिया के माध्यम से या फिर अपने DAP के माध्यम से उसको फास्फोरस या नाइट्रोजन देते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि पेड़ पौधों को अपने सीधा ही किसी माध्यम से उसको यूरिया दे रहे हैं या फिर उसको अपने नाइट्रोजन या फास्फोरस दे रहे हैं, तो उसको अपने मृदा के ऊपर बिखेरा जाता है, मृदा के अंदर घुलती है। मृदा में घुलने के बाद ही वो पेड़ पौधों को प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो मृदा है, ये मृदा क्या करती है, पेड़ पौधों को यांत्रिक आधार प्रदान करती है, पेड़ पौधों को जल प्रदान करती है, पेड़ पौधों को पोषक तत्वों को भी प्रदान करती है। मृदा भूमि की ऊपरी सतह पर असंगठित खनिज पदार्थ हैं।
यानी कि असंगठित खनिज पदार्थ यानी कार्बनिक पदार्थ भी है, अकार्बनिक पदार्थ भी है। असंगठित यानी कि विभिन्न प्रकार के बहुत ही अलग अलग प्रकार के इसमें मिले हुए हैं। तथा पादप वृद्धि के लिए प्राकृतिक माध्यम का कार्य करती है और पादपों की वृद्धि के लिए एक प्राकृतिक माध्यम का कार्य करती है। मृदा को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। एक तो जो ऊपर आपको मृदा या मिट्टी की परिभाषा बताई है वो भी अपने लिख सकते हैं, और अगर अपने को स्पेशली किसी का नाम देकर जैसे जोफे मार्बर्ट के अनुसार अपने से बोल ले कि जोफे और मार्बर्ट के अनुसार मृदा की परिभाषा लिखो, तो फिर अपने को ये जो परिभाषा दे रखी है ये अपने को लिखनी है। इसको समझें कि यहाँ पे लिखे मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। ये आप समझ गए होगी प्राकृतिक किस प्रकार से है। जो प्राकृतिक पदार्थों पर यानी कि प्राकृतिक पदार्थों की अगर अपने बात करें तो प्राकृतिक पदार्थ कौन कौन से, जैसे प्राकृतिक पदार्थ के अंदर जल भी आता है, प्राकृतिक पदार्थ के अंदर वायु भी आती है, प्राकृतिक पदार्थ के अंदर प्रकाश भी आता है, प्राकृतिक पदार्थों के अंदर जीव जंतु भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, यानी कि जो प्रकृति से मिलते हैं, जिसको किसी मनुष्य के द्वारा या किसी मशीन के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, जो प्रकृति की देन है वो कौन से हो जाएंगे, प्राकृतिक पदार्थ हो जाएंगे। तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों, अब प्राकृतिक बल हैं ये 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं जो प्राकृतिक बल अपने कहते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल होता है, विद्युत चुंबकीय बल होता है, नाभिकीय बल होता है। तो इस प्रकार से ये जो बल पाए जाते हैं इसको अपने प्राकृतिक बल कहते हैं। तो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। कौन विकसित हुई है? मृदा। मृदा क्या है? एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। उसके नेक्स्ट लाइन में देखें कि प्राय भिन्न भिन्न गहराइयों के खनिज एवं कार्बनिक अवयवों को संस्तरों के अनुसार इसके भेद किए जाते हैं। जैसे अपने मृदा के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक 10 से 12 फीट का अगर अपने गड्ढा खोदते हैं तो उस गड्ढे के अंदर अपने देखते हैं कि ऊपर की जो मृदा है वो अलग प्रकार की है, नीचे की मृदा कुछ अलग प्रकार की है, उससे नीचे की मृदा कुछ अलग प्रकार की है, उससे नीचे देखते हैं कि चट्टानें आना शुरू हो जाती हैं। तो ये क्या है, सारे के सारे गहराइयों के अंदर जैसे से नीचे चलते जाएंगे तो उसके अंदर खनिजों की मात्रा अलग अलग होती जाएगी, उसमें कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा अलग अलग होती जाएगी। तो उनके आधार पर ही मृदा के अंदर क्या किए जाते हैं, भेद किए जाते हैं। यानी कि ये जो परतें होती हैं, ये अलग अलग जो परतें मृदा के अंदर अपने को देखने को मिलती हैं, इसको अपने संस्तर कहते हैं। इसको अपने संस्तर कहते हैं। ये संस्तर अपने नीचे स्थित पैतृक पदार्थों से, यानी कि ये जो संस्तर पाए जाते हैं मृदा के अंदर को जो काट अपने लगाते हैं, यहाँ तक मानते हैं कि अलग प्रकार की मृदा है, उसके बाद कुछ अलग प्रकार की मृदा, उसके बाद कुछ अलग प्रकार की मृदा आ गई। तो यहाँ पे जो अलग अलग संस्तर अपने को देखने को मिलेंगे, जैसे ये कुछ अलग प्रकार का संस्तर है यहाँ पे, और उसके बाद देखें कि ये जो नीचे वाला ये कुछ अलग प्रकार का संस्तर है। तो इनमें क्या होता है कि इनके अंदर खनिज पदार्थों के आधार पर या कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों के आधार पर भेद किए जाते हैं। ये संस्तर अपने नीचे स्थित पैतृक पदार्थों से आकार के अंदर, भौतिक गुणों के अंदर, बनावट के अंदर, रासायनिक गुणों के अंदर, संगठन और जैविक लक्षणों के अंदर विभिन्नता रखते हैं। यानी कि इनके अंदर जो मिट्टी के कण हैं, मृदा के कण हैं, उनका आकार अलग होगा, इनके भौतिक गुण जो है वो अलग होंगे, इनके जो रासायनिक गुण है वो भी अलग होंगे, इनके जो जैविक लक्षण हैं, यानी कि इनके अंदर जो जीव जंतु पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव, प्रोटोजोआ, कवक वगैरह पाए जाते हैं, तो उनकी जो क्रिया से जो पदार्थ मिलते हैं तो उनके अंदर क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। ये जोफे और मार्बर्ट के अनुसार इसकी परिभाषा थी। उसके आगे अपने देखें जो दूसरा इसमें आता है वैकमैन एंड ब्रैडी के अनुसार, तो इसने भी अपनी एक अलग परिभाषा दी। वैकमैन एंड ब्रैडी के अनुसार अगर अपने से परिभाषा पूछते हैं तो इसने भी बोला कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। पहली बात तो ये बोली कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से परिच्छेदिका के रूप में विकसित होती है।
अब परिच्छेदिका क्या होती है? तो परिच्छेदिका भी एक प्रकार की, इस तरीके की विभिन्न प्रकार की जो परतें पाई जाती हैं इसको अपने क्या कहते हैं? परिच्छेदिका कहते हैं। जैसे ऊपर वाले वैज्ञानिक ने बताया उस प्रकार से ये कह रहे हैं। अब विच्छेदित और अपक्षयित क्या होता है? तो विच्छेदित और अपक्षयित होता है जैसे कोई पदार्थ अपने मिट्टी के अंदर छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद वो कुछ टाइम के बाद गल जाता है, कुछ टाइम के बाद विघटित हो जाता है, तो उसको ही अपने अपक्षयित खनिज पदार्थों, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने जो विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से परिच्छेदिका के रूप में विकसित होती है, उसको अपने क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। यह पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकती है, यानी कि जो मृदा है वो पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकती है। जल एवं वायु की उपयुक्त मात्रा के मिलने पर पौधों को यांत्रिक आधार पर जीविका प्रदान करती है। ठीक है, दोनों की जो परिभाषा है वो लगभग एक ही अर्थ है दोनों का, लेकिन उनका जो लैंग्वेज है बोलने की वो थोड़ी सी अलग है। उसके बाद आगे अपने देखते हैं मृदा की विशेषता जो है। तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, नेचुरल बॉडी है। यह पादप वृद्धि के लिए प्राकृतिक माध्यम है। कृत्रिम रूप से इसका संश्लेषण नहीं हो सकता। संश्लेषण का मतलब इसका निर्माण या फिर इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। उसके आगे देखें जो इसके मुख्य जो इसके गुण हैं। पहला गुण यहाँ पे अपने को दे रखा है कि विभिन्न संस्तरों में विभाजित होती है। अपने देख चुके हैं, पीछे मैंने आपको छोटा सा डायग्राम भी बताया कि किस तरीके से विभिन्न संस्तर होते हैं। पदार्थों के संचार, स्थानांतरण तथा संचयन के कारण मृदाओं में विभिन्न परतें होती हैं। पदार्थों के संचार का मतलब जैसे पदार्थों का एक जगह से मृदा के अंदर से पौधों के अंदर जाना, ठीक है, या पौधों से वापस मृदा के अंदर आना, वो क्या होता है? संचार होता है। खनिज पदार्थों का या कार्बनिक पदार्थों का या अकार्बनिक पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है। संचयन के कारण मृदाओं में विभिन्न परतें होती हैं। मृदाओं के विभिन्न पैतृक पदार्थों, जलवायु संबंधी कारकों के कारण आकार के अंदर रासायनिक या जैविक अंतर इसमें पाए जाते हैं। तो ये इसकी दो मुख्य विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो उसने बताई संस्तरों के बारे में, यानी कि परतों के बारे में, कि मृदा की विभिन्न परतें पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि जो पदार्थ मृदा के अंदर पाए जाते हैं तो वो पदार्थों के संचार, संचयन या ट्रांसफर या संचार के कारण मृदाओं के अंदर विभिन्न परतें पाई जाती हैं। दूसरा बोला पैतृक पदार्थों के बारे में बोल रहा है कि मृदा में विभिन्न पैतृक पदार्थ जलवायु संबंधी कारकों के कारण आकार की, रासायनिक और जैविक अंतर इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है मृदा के कार्य, कि मृदा क्या क्या कार्य करती है, क्या क्या काम आती है मृदा। अपने वहां पे अपने देखते हैं कि भूपपड़ी वायुमंडल के मध्य में मृदा एक आंतरिक सतह है। अब भूपपड़ी क्या होती है? भूपपड़ी जिसको अर्थ क्रस्ट कहते हैं, ये जो अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी परत होती है, जिसके अंदर अपने बुवाई वगैरह करते हैं, जिसके अंदर अपने पेड़ पौधों को बोते हैं, जो फसल है उसको बीजा जाता है, उसको बोया जाता है, जिसके अंदर ये सारे के सारे कृषि कार्य किए जाते हैं, उसको अपने क्या कहते हैं? भूपपड़ी कहते हैं। और ये क्या करती है? भूपपड़ी वायुमंडल के मध्य में मृदा एक क्या है? आंतरिक सतह होती है। इस प्रकार यह प्राकृतिक साधनों, प्राकृतिक साधन कैसे थे? जैसे अपने बात की थी, जल की बात की थी, वायु की बात की थी, पेड़ पौधों की बात की थी, ये सारे के सारे प्राकृतिक साधन हैं। जैसे ऊर्जा, जल, गैस, पोषक तत्वों का पुण्य चक्रण करती है, यानी कि इनका बारी बारी से क्या होता है? पुण्य चक्रण होता है। जैसे अपने मानते हैं कि अगर जीव जंतुओं के अंदर कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, जीव जंतुओं के अंदर कार्बन पाया जाता है, तो वो कार्बन कहाँ से मिलता है? मृदा से मिलता है जीव जंतुओं को। अब ये चक्र कैसे पूरा होता है कि जो भी पेड़ पौधा उगाया जाता है, वो पेड़ पौधा क्या करेगा? मृदा के अंदर से कार्बनिक पदार्थ ग्रहण करेगा। अब कार्बनिक पदार्थ इस पेड़ पौधे के अंदर चला जाता है। जब पेड़ पौधा या जीव जंतु ये मृत हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं, तो मरने के बाद जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो सूक्ष्म जीव क्या करेंगे कि जो जीव जंतु है उसके जो बड़े शरीर हैं उसको छोटे छोटे पदार्थों के अंदर तोड़ देंगे, यानी कि उसको विघटित कर देंगे। विघटित करने के बाद उनका जो उसके अंदर जो कार्बनिक पदार्थ हैं या अन्य प्रकार के जो भी उसके अंदर पदार्थ हैं, वो वापिस क्या मिल जाते हैं? मृदा के अंदर ही मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ये क्या होता है? पुण्य चक्र करती है। कौन करती है? मृदा करती है।
इस तरीके का डायग्राम जो अपने पृथ्वी का देखते हैं, तो पृथ्वी की जो यहाँ पे दे रखा है अपने को, जो ये नीचे अपने को ग्रे कलर के अंदर है, यहाँ पे आप देख रहे हो, जो यहाँ पे ऊपर लिख भी रखा है भूपटल का, और ये भूपटल की जो ऊपर की जो परत होती है वो मृदा है, और मृदा के जो ठीक नीचे की परत होती है जिसके अंदर पेड़ पौधों की जड़ें लगती हैं, उसको अपने क्या कहते हैं, उसको अपने भूपपड़ी कहते हैं, उसको अपने क्रस्ट कहते हैं। इसके जो सेकंड इसका कार्य आता है वो है कि मृदा पौधों की वृद्धि के लिए, जो मृदा है वो पौधों की वृद्धि के लिए यांत्रिक आधार, ठीक है, यांत्रिक आधार के बारे में पीछे अपने डिस्कस कर चुके हैं। जल के बारे में पोषक तत्व तथा पादप जड़ों को ऑक्सीजन प्रदान करती है। मृदा क्या क्या कार्य करेगी, यांत्रिक आधार देगी, पेड़ पौधों को जल भी देगी, पेड़ पौधों को वायु भी देगी, पेड़ पौधों को जो तत्व हैं वो भी प्रदान करती है, पेड़ पौधों को ऑक्सीजन भी देती है, और मृदा सूर्य ऊष्मा को भंडार करती है, उससे वृद्धि करते हुए पौधों को प्रदान करती है। तीसरा जो कार्य है मृदा का, कि मृदा को ऊपरी सतह कृषि फसलों के उत्पादन में प्रयोग की जाती है। मृदा विभिन्न जीव जंतुओं यानी कि पादप एवं जंतुओं के लिए प्राकृतिक निवास स्थान होती है। जैसे अपने घर बनाकर रह रहे हैं तो अपने मृदा के ऊपर ही घरों को बनाकर अपने घर के अंदर रह रहे हैं, तो जीव जंतुओं के लिए ये क्या करती है, प्राकृतिक निवास स्थान देती है। मृदा का प्रयोग इमारतों के निर्माण के अंदर सड़कें और निरर्थक पदार्थों को मिलाने में किया जाता है। निरर्थक पदार्थ जैसे जो प्लास्टिक वगैरह होते हैं, जो उसको अपने कचरा कहते हैं, तो वो भी मृदा के अंदर ही मिलाया जाता है। तो ये तीन कार्य जो मुख्य है मृदा के अपने को यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद करें स्टडी ऑफ सॉइल की, यानी कि मृदा का अध्ययन। तो मृदा विज्ञान का अध्ययन दो रूपों में किया जाता है। पहला दे रखा अपने को पेडोलॉजी। पेडोलॉजी मृदा को एक प्राकृतिक पिंड माना जाता है। यह विज्ञान मृदा के जन्म के बारे में, मृदा के निर्माण के बारे में और मृदा के वितरण से संबंधित होती है। दूसरा जो अध्ययन किया था मृदा शास्त्र के अंदर, तो मृदा का अध्ययन उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से किया जाता है, जिसको अपने क्या कहते हैं, मृदा शास्त्र कहते हैं। तो मृदा शास्त्र के अंदर मृदा का अध्ययन उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से किया जाता है, मृदा शास्त्र है। पेडोलॉजी के अंदर मृदा को एक प्राकृतिक पिंड मानकर और इसको विज्ञान मृदा के जन्म के बारे में, निर्माण के बारे में और वितरण से संबंधित जो अध्ययन किया था वो पेडोलॉजी के अंदर आता है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। आगे का जो टॉपिक है वो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।